सुबह बखैर। यूर वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। और पब्लिक मुझे कहती है सुहाब सर और आपको कहती है अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथी हरमीत को कहती है हरमीत सिंह। और दस्तार का आज हमने नहीं देखी, हमें नहीं मालूम आज कौन से रंग की दस्तार। आज हम भी सरप्राइज होंगे। फौरी तौर पर चलते हैं इस्लामाबाद। हरमीत कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर। येलो जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक। और ऐसा लग रहा है कि कल की आखिरी दिन है, तो उसके बाद फिर आप दोनों रिलैक्स करना। आपको देख के सही लग रहा है जिम शिम करके ना, मतलब सर्दियों में ऐसे हाँ, कपड़े जिम करके सीधा आ गया आदमी को। मौसम तो वहाँ का ठंडा होगा, फिर आज आपने ऊपर जैकेट नहीं पहनी, फिर ठंड लग जाएगी, फिर हरमीत सिंह की वो हम कहेंगे कि जी फ्लू हो गया या वो हो गया। वैसे सर नहीं गर्म है, वैसे गर्म शर्ट है। और आपकी बात दुरुस्त है कि सुबह सुबह जिम करने का अलग मज़ा है और बड़ी फ्रेश हवा चलती है, बड़ी ठंडी ठार हवाएं चलती हैं। और सुबह मॉर्निंग वैसे भी पोल्यूशन यहाँ तो वैसे नहीं होती है, लेकिन बहरहाल मौसम बड़े मज़े का आजकल। चलो गुड। तो हरमीत कल तहलका मचा दिया। जो तकरीर की कल अलविदाई तकरीर थी हमारे बाजवा साहब ने, और उन्होंने कहा और साफ पोल खोल दिया है कि इमरान खान का फिर से उन्होंने कहा साजिश का बयानिया, फिर राय फरार अख्तियार की। वो जो लहरा के साइफर कहा था इमरान खान ने कि ये अमरीकी साजिश है, जिसका लेटर मैंने पकड़ा हुआ है, वो लेटर बाद में किधर गया उसका को पता ही नहीं चला, वो साइफर था। और वो कहने लगे ये कैसे, बाजवा साहब ने कहा कि मुमकिन है कि अगर कोई वाकई साजिश होती है और पाक फौज खामोश बैठी रहती, ये गुनाह है, गुनाह कबीरा। उन्होंने कहा यह है कि अगर ऐसी को बात होती, ऐसी को बात थी नहीं। और उन्होंने अपनी गलतियां भी कुछ फ़ौज की जो हैं वो दोहराई, उसके बारे में ज़िक्र किया कि माजी में गलतियां होती रही हैं, तनकीद उसी वजह से पाक फ़ौज पे बहुत ज़्यादा होती है। अवाम जो हैं, सियासतदान जो हैं, उनका एतमाद कम हुआ है। लेकिन अब जब हमने फरवरी में ये तय कर लिया कि हमने बिल्कुल न्यूट्रल रहना है, किसी सूरत में हमने सियासत में दखल नहीं देना। और वो कहने लगे कि मैं आइंदा आने वाले लोगों के लिए भी ये पैगाम छोड़ के जा रहा हूँ, उनको ये नसीहत भी है मेरी कि आप सियासत में दखल ना दें। उन्होंने सकूत ढाका के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि ये फ़ौजी नहीं बल्कि सियासी नाकामी थी। तो हरमीत इस्लामाबाद में कैसे देखा जा रहा है इस बयान को? उन्होंने भारत की निस्बत भी कहा कि भारत हालांकि खिलाफ वर्जी करता है इंसानी हकूक़ की, उसके बावजूद वहाँ भारत में तनकीद नहीं होती फ़ौज के ऊपर, यहाँ पे तनकीद बहुत ज़्यादा होती। रूसब इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि गुज़िश्ता 75 साल की जब हम तारीख उठाते हैं तो स्टैब्लिशमेंट का एक अहम रोल रहा है। और कहीं ना कहीं आयूब खान दौर से लेकर ज़िया और उसके बाद फिर मुशर्रफ दौर तक जिस तरह की तारीख थी, और उसके बाद भी कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि आपको याद होगा 2008 की बात है कि ख़बरें की हेडलाइन थी कि आज के बाद जो हमारा सियासी विंग है वो ख़त्म हो रहा है पाक फ़ौज का ये। और उसके बाद बड़े लोगों ने खुशियां मनाई और बड़ी खुशी की बात थी कि चलो अब मामला जो है वो जमहूरियत की तरफ आगे बढ़ता जाएगा। और उसके बाद फिर एतराफ़ पे एतराफ़। लेकिन बहरहाल कल के बयानिए को बड़ा अच्छे तरीके से लोग इसलिए देख रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक तो उन मामलात को, इसमें कोई शक नहीं कि सियासी पार्टियाँ, चाहे आज की जो हुकूमत है, ये जब अपोजिशन में थी तब ये नाम लेकर मुख्तलिफ जर्नल्स को जो है वो उन पर तनकीद किया करती थी। और मुझे याद है कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहब, उस जलसे को मैं भी कवर करता पहुंच गया था, जेलम तक मैं पहुंच गया था, और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि वो डायरेक्ट अटैक थे। फिर उसके बाद आपको याद होगा कि टेलीविज़न पर भी वो तो उनकी तकारीर जो है वो नशर करने पर पाबंदी आयद होगी। उसके बाद जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे तब एक पेज का दावा किया करते थे, और जैसे जैसे हुकूमत गई तो उसके बाद तनकीद के नश्तर जो है इस इदारे पर चल पड़े। लेकिन मेरी जो मुलाकात हुई थी बाजवा साहब के साथ, और जब हमारी मुलाकात कुछ साफियों की हुई थी, तो उसमें उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी कही थी कि सियासतदान अगर अपना इकट्ठ कर लें तो हमने पहले से हम कर चुके हैं कि हम सियासत में कभी मुदाखलत नहीं करेंगे। और ना हम अब हमारी जो कमिटमेंट है वो वही है, और पाक फ़ौज इस पर ही खड़ी रहेगी। ये बहुत बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये बात थी जिसको उस वक्त हमने भी अप्रिशिएट किया। बल्कि आज कल जो फिर उन्होंने तकरीर की और उसका जिक्र उन्होंने किया कि
तनकीद, बहुत सारी तनकीद हुई, लेकिन उसको मैं दरगुजर करता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर एक इदारे का सरबराह जो जाते जाते हुए एक बहुत बड़ी बात कर गया, तो मेरे ख्याल में अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे हलकों में इसको सराहा जा रहा है, और खासकर सियासी जमातें जो हैं उनमें भी उनके बयानात भी मैं देख रहा हूँ, तो वहाँ पे भी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया जा रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि इसका नुकसान जो है मुल्क को हुआ है। इसी वजह से कल बाजवा साहब ने इसका जिक्र भी किया कि हिंदुस्तान में वायलेशन बहुत होती है, आवाम को तशद्दुद जिस तरह वहाँ पे किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में अगर ये चीज़ आती है इस वजह से कि कहीं ना कहीं हमारी जो इन्वॉल्वमेंट थी उसने ही हमारे इस इदारे को नुकसान पहुंचाया, और यही वजह है कि वो दूरियां जो है पैदा करने की कोशिश की गई। लेकिन बहरहाल कल, और दूसरी बात जो उन्होंने जिक्र किया कि 2018 में, और वो सब हम हाल में बैठे थे, मुझे आज भी वो दिन याद है कि उसमें से बाजवा साहब ने हम सब से सवाल किया था कि आप सारे साफ़ी हैं, आप ये बताएं कि 2018 में आप लोगों ने वोट किसको दिया था। तो हम तकरीबन 20 साफ़ी थे, तो हमने हाथ खड़ा किया इमरान खान के हक में कि हमने इमरान खान को वोट दिया था। तो उसमें से दो ने हाथ जो है वो दोबारा उठाया कि हमने नवाज शरीफ साहब को वोट दिया था। तो उन्हें को वाजे हो गई ये बात कि आप लोगों ने भी तो खान को वोट दिया। तो उसमें सेलेक्टेड और इस किस्म के नारे जो लगते हैं ये बड़े खतरनाक हैं। वो बात कल भी उन्होंने ये की कि 2018 में जो जमात इलेक्शन जीती उसको कहा गया ये सेलेक्टेड है, और आज की जो आईनी तौर पर हुकूमत आई है उसको इम्पोर्टेड का खिताब दिया जा रहा है। ये चीजें जो है ये मुल्क को इंतशार की तरफ लेके जा रही है। बिल्कुल ठीक है। काफी सियासी जमातों के हवाले से उन्होंने मेच्योरिटी की बात की है कि सियासी जमातों को भी मेच्योर होना चाहिए। वहीं पे जो मैंने कहा कि ख़ुद भी उन्होंने कहा कि 70 साल हमारी जो मुदाखलत रही है सियासत के अंदर वो नहीं होनी चाहिए थी। अब वो देखो ना, जब मार्शल लॉ लगते हैं, ज़ियाउल हक का दौर हो, पहले अयूब खान, फिर ज़ियाउल हक, उससे पहले याह्या खान, फिर ज़ियाउल हक, फिर ज़ियाउल हक के बाद मुशर्रफ साहब, ये तमाम लोग जो हैं ये अगर ना होते तो फिर इस तरह के भी काम ना होते, तो मेरे ख्याल में लेकिन ये इन्फ्लुएंस जो रहा है सर उसके बारे में हमें बड़े बेहतर तरीके से पता है, और हम उसके बारे में ऑन स्क्रीन या ऑफ स्क्रीन बात करते रहते हैं। लेकिन अगर आखिरी स्पीच में उन्होंने इस चीज़ को एडमिट किया है और ऑन किया है कि अगर तमाम सियासी जमातें, मिसाक़ जमहूरियत कई दफ़ा हुई है, लोग इकट्ठे हो जाएंगे, इत्तफाक से चलेंगे, तो हमें इसकी कतई तौर पर किसी किस्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए, सियासतदानों को सोचना चाहिए और सियासी जमातों को ख़ास तौर पर सोचना चाहिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आज परवीन शाकिर का यौम पैदाइश है, तो उनकी आज कितनवीं होगी, ये मेरे ख्याल में 70वीं 71 बर्थडे उनकी आज होती अगर वो ज़िंदा होती। 1994 में 26 दिसंबर को एक कार के एक्सीडेंट में उनका इंतकाल हो गया था। बड़ी शायरा थी परवीन शाकिर, नए लबो लहजे के बयान करने की शायरा थी, और वो जैसे उनका है, मैं सच बोलूँगी मगर फिर भी हार जाऊँगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा, फिर बादबां खुलने से पहले का इशारा देखना, मैं समंदर देखती हूँ तुम किनारा देखना। क्या बात है, ये परवीन शाकिर की शायरी है सारी। फिर वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हरजाई की। आप सब ने ये गज़ल सुनी होगी, गाई भी गई है, ज़ुबान ज़द-ए-आम रही हैं सर ये सारी। वो आप गज़लों की और अशार की बात कर रहे हैं, यंगस्टर्स में ख़ास तौर पर बड़ी मकबूल शायर है। और आपको जैसे पता है कि जवानी में, बहुत शदीद जवानी में इनकी मौत हुई, जैसे कि आज होती तो इतने बरस की होती। लेकिन अगर यंगस्टर्स की बात की जाए, ज़्यादातर हमने देखा सर मोहब्बत पर और हकीकत पर मबनी इनकी शायरी होती है, इसलिए यंगस्टर्स को ज़्यादा पसंद करते हैं और लोगों को याद भी रहते हैं और हर मौके पर याद भी किया जाता है। उनके शेर में अक्सर हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे काफ़ी तबादले होते रहते हैं। आज भी बहुत सारी ट्वीट्स थी जो सुबह सुबह, ऑब्वियसली आज का दिन था उनके यौम पैदाइश यानी बर्थडे, तो आज सुबह सुबह काफ़ी ट्वीट्स आ रही थी और यंगस्टर्स जो है वो इन्हें यकीनन बहुत पसंद करते हैं, इंक्लूडिंग मी सर। अच्छा, सबसे बड़ी बात यही है कि ताज़ा लबो लहजा, गज़ल में ताज़ा लबो लहजा उन्होंने जो उनका था वो उसकी वजह से वो मुनफरिद शायरा कहलाएँ। उन्होंने रवायती वो जो आहोजारी और इश्किया मौज़ूआत नहीं अपनाए, उनके ऊपर शायरी नहीं की, और फिर औरत की तर्जमानी जिस तरीके से होती है उसके जज्बात की, उसकी नुमाइंदा शायर वो शायरा बन के सामने आए। तो अल्लाह उनके मर्तबे में बुलंदी दे, उनको जवार रहमत में अपनी जगह दे। वो जो एक्सीडेंट में एंड जवानी में उनका इंतकाल हो गया था, CSS उन्होंने किया हुआ था, CSP ऑफिसर थी, और कस्टम्स में मुझे अभी तक याद है उनकी तैनाती थी, वहाँ पे वो काम करती थी। एक दिन जा रही थी इस्लामाबाद में उनका इंतकाल हुआ था कार के एक्सीडेंट में।
इसी हवाले से एक और इंतकाल की खबर हमारे पास है। जब हमने इंतकाल की बात कर रहे हैं तो अदाकार मेज़बान टोनी नवेद जहान फ़ानी से कूच कर गए। बहुत ही सर उनको जो महफिलें थी उनकी जान थे, मॉर्निंग शोज़ की जान थे, बहुत से प्रोग्रामों में आते थे, गुलकार थे, अदाकार से। पाक फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से इनको एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता था। इतने गाने वाक़यात इनको याद थे जिसकी कोई मालूमात का वसी ख़जाना था इनके पास। तो ये जनाब हार्ट अटैक हुआ कल इनको और ये जहान फ़ानी से कूच कर गए। तो अल्लाह ताला इनको भी जवार रहमत में जगह दे अपने। और हम चलते हैं अपने अब रेगुलर रनडाउन की तरफ चलते हैं। टॉप स्टोरीज में ऑब्वियसली जैसे शुरू में हम हमेशा पॉलिटिकल हैपनिंग्स को डिस्कस करते हैं, तो जैसे शुरू में टॉप स्टोरीज में आपको बताया कि हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से जो है बस चंद घंटे हम कैसे रह गए हैं, उसके बाद एक नाम डिक्लेयर हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा और इस पर हम आज बात करेंगे। लेकिन जो ख्वाजा आसिफ कल की एक स्टेटमेंट है जो कि फ्रेश स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं कि जो भी अभी इस वक्त मुशावरत जारी है उसमें आसिफ अली ज़रदारी जो है उनकी मशवरे को और उनकी सजेशन को, काइंड सजेशन को ज़्यादा कंसीडर किया जाएगा। पता नहीं ख्वाजा आसिफ ने ये स्टेटमेंट कहाँ से दी है, लेकिन इसको भी हम नहीं, मैंने देखी वो स्टेटमेंट उनकी। कल मैं देख रहा था एक टीवी प्रोग्राम में, उन्होंने ये बात की कि जो पार्टियां हैं सारी उनके इकट्ठे में बैठ के उन्होंने डिसीजन लिया और जो अपना तजर्बा जो था जिस तरह की मैनूवरिंग करते हैं जरदारी साहब, उस हवाले से उनकी जो राय थी उसको फोकियत दी जाएगी। आज मैं ख्याल में नहीं तो कल ज़्यादा से ज़्यादा ये पंडोरा बॉक्स बंद हो चली जाएगी प्रेसिडेंट को। अलबत्ता उसमें एक हिच ज़रूर है कि अगर प्रेसिडेंट ने साइन ना किए, जैसे इमरान खान ने कहा था कि हम खेलेंगे इसके ऊपर, इसके बारे में तफसील से हम बात करेंगे थोड़ी देर में। मतलब हमने सिर्फ आपको अभी पंच किया है कि जी इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, टॉप स्टोरी में इसको हम डिस्कस करेंगे सारे पर्सपेक्टिव से। और इसके अलावा अगर आज के दिन की मुनासबत से आपको बताएं कि सर आज है ख़वातीन पर जो तशद्दुद किया जाता है उसका आलमी दिन, उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाती है बहुत सारे प्लेटफॉर्म से, ऑर्गेनाइजेशन से, फाउंडेशन से, NGOs। लेकिन आज का जो आलमी दिन मनाया जा रहा है ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ये चीज़ हो रही है उसको हम आज एड्रेस करेंगे और अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमेशा हर 2 दिन बाद, 1 दिन बाद हमें मौका मिलता है तो हम इस चीज़ को बार बार आपसे एम्फसाइज़ करके कह रहे होते हैं कि सैलाब ज़दा जो इलाके हैं वहाँ पर भी शदीद सूरत हाल है। सर्दी लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, हर जगह देख रहे हैं कि बढ़ गई है, तो उन इलाकों में तो शदीद सूरत हाल ख़राब हो रही है। तो वहाँ पर तालीम भी है, उसका भी फुकदान है, हालात बहुत ख़राब है। तो आज एक बार फिर एक सेगमेंट हम स्पेसिफिकली इस हवाले से भी करेंगे। इसके अलावा सर हमारे 30,000 स्कूल की ज़रूरत है, कैंप स्कूल्स की, जिसके बारे में ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने सजेशन दी है कि हम वहाँ पे वॉलंटियर स्कूल वो मुहैया करेंगे। एक गवर्नमेंट को इन्होंने सजेस्ट किया। इस हवाले से काशिफ मिर्ज़ा साहब हमारे साथ होंगे, उनसे तफसील में बात करेंगे हम इस मौजूद कि वो इस प्लान को किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे और कितनी ज़्यादा इसकी अशद ज़रूरत है फौरी करने की। इसके अलावा सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट आज हम बात करेंगे हमारे माशरे के उस दोहरे मयार की जिसमें हम बच्चों को ज़हनी मसाइल का शिकार होता देख रहे हैं, जिसमें कंपैरिजन आ जाता है और इसमें ये क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा आ सकती है कि आप किस क्लास से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से, एलीट क्लास से। तो ये जो बच्चे देखते हैं अपने आप को गरीब और अमीर का जो फ़र्क है वो हमारे माशरे में कितना ज़्यादा हो चुका है। हर एक चीज़ में, लिविंग स्टाइल में, स्टडीज़ में, एजुकेशन में, आपके डेली लाइफ स्टाइल में। तो इसको हम देखेंगे कि बच्चों को कितना ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है मेंटली। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं सर। आखिर में एक सिंगर होंगे शराफत अली खान साहब, वो हमारे मेहमान होंगे, उनसे भी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। हम चलते हैं डेली डोज की तरफ। पहला डेली डोज देते हैं सर। कैरेट फिश पकड़ ली हमने, गोल्ड फिश और उसका सेकंड नाम है जी कैरेट फिश। और गोल्ड फिश जो है इस दुनिया की ये सबसे वजनी तरीन हरमीद फिश है, जिसका वेट कितना है सर? वेट है 30 किलोग्राम। 30 किलोग्राम गोल्ड फिश अमूमन वो होती है जो आप देखिए इस रंगत की फ़िश आपने अपने घर के अंदर जो आपने बनाए होते हैं एक्वेरियम से, उसके अंदर रखा होता है। लेकिन ये साहब ने बड़ी गोल्ड फिश 30 किलोग्राम की पकड़ ली। फ्रांस के करीब एक इलाका है, वहाँ से इन्होंने पकड़ी है। शैम्पेन का इलाका है मेरे ख्याल में, और ये वहाँ पे गए हुए थे। ये शौकिया माहीगिरी करने वाले साहब हैं और इन्होंने ये रिकॉर्ड कायम किया है। इससे पहले इतनी बड़ी गोल्ड फिश नहीं पकड़ी गई। इनका कहना यह है कि मुझे ये तो मालूम था कि इसी दरिया में कहीं ना कहीं ये मौजूद है, मिल जाएगी, लेकिन ये नहीं मालूम था कि इतनी जल्दी मुझे मिल जाएगी।
और सिर्फ आधा घंटा हरमीत इनको लगा उसको तलाश करने में, इन्होंने पकड़ लिया। और जैसा कि हम देख रहे हैं शायद फिर रिलीज भी कर दिया। और हालांकि रूसा फिशिंग जो है आपने भी की होगी, हम तो करते रहते थे दरिया सवात में, तो बड़ा मुश्किल मरहला भी होता है, बड़े मुश्किल से। और फिर इस किस्म की इतनी जल्दी आपको मिल जाना, वो भी इस किस्म की फिश कि भैया जिसकी डिमांड ज़्यादा भी हो और कहीं ना कहीं आपका नाम भी एक अच्छे रिकॉर्ड में शामिल हो जाए। लेकिन ये है कि भाई खुशकिस्मती भी शामिल थी, वरना कि बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, आपके इलाके में कौन सी फिश होती थी ज़्यादा जो पकड़ते थे? सब ट्राउट बहुत ज्यादा है वहाँ पे, बहुत पकड़ते थे, ट्राउट बहुत ज्यादा है। हाँ, वो बहुत ज्यादा है। लेकिन सर इसको तो देखने में बड़ी अच्छी लगी ना, ऑरेंज से नारंगी सा इसका रंग है, और जी एंडी इनका नाम है जिन्होंने ये मछली पकड़ ली है। और सर इससे पहले 2019 में इससे कम वजन की एक मछली पकड़ी गई थी, इसको बड़ी मछली कहा था। मछली। अच्छा, आप सर्दियों में मच्छी खाने की सोच रहे हैं? सर्दियों में टिपिकल डायलॉग होता है ना, मच्छी खानी है मच्छी, ये सर वो वाली मच्छी समझ रहे हैं, लेकिन इस मछली तो जी 2019 का रिकॉर्ड भी उन्होंने तोड़ दिया है, तो कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम आवर साइड। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। साल में 2 मरतबा मुल्क बदलने वाला अनोखा जजीरा सर स्पेन को मिलाता है ये फ्रांस के साथ। और ये जजीरा जो है, अब बताएं सर ये क्या है? ये तो जहेज में मिलने वाला एक जजीरा है। असल कहानी हम आपको इसको बताते हैं। स्पेन की जो शहजादा है उनकी जो है वो शादी किससे हुई सर? जो फ्रांस का शहजादा है उसकी बेटी के साथ। अच्छा, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पहले तो काफी कंट्रोवर्शियल था कि ये किसके पास आएगा, मतलब दोनों सरहदें मिलती हैं साथ, और बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन रही काफी अरसा। लेकिन जब शादी हो गई, जंग तक रही इनकी आपस में, फ्रांस और स्पेन की एक्सट्रीम तक गया। लेकिन जब शादी होगी तो उन्होंने कहा चलो अब सुलह कर लेते हैं। तो इत्तेफाकी राय इस बात पे हुआ कि 6 महीने ये जजीरा आपके पास रहेगा, मतलब स्पेन के पास रहेगा, और 6 महीने ये जजीरा फ्रांस के पास रहेगा। कितना मजेदार बात है वैसे, मतलब अगर ऐसे हो जाए शादी हो जाए। मैं ये बताऊं कि वो इतने खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनके घर इस तरह के होते हैं। जब मैं स्विट्ज़रलैंड में रह रहा था 2-3 महीने के लिए, जब मैंने जॉब की, तो वहाँ पे हमारी सेक्रेटरी जो थी डिपार्टमेंट की, वो एक दिन आई और वो लेट आई। तो मैंने कहा कि तुम लेट हो, तो कहने लगी कि वो आज अदालत में मेरा केस था। तो मैंने कहा अदालत में तुम्हारा केस कहाँ था? कहती फ्रांस में। तो मैंने कहा तुम तो स्विट्ज़रलैंड की रहने वाली हो। कहती नहीं, मेरा घर स्विट्ज़रलैंड में है और मेरा पिछला बैकयार्ड जो है वो फ्रांस के अंदर है। ओह माय गॉड, एक घर 2 हदूद में, दो मुल्कों में। मैं फ्रांस गई हुई थी, ये भी बैकयार्ड में गई थी, फ्रांस गई हुई थी। वो भी तो आगे से देगी ना फ्रांस। तो वो कहने की कि वो मेरा वहाँ पे दरख्त के किसी ने शाखें काट दी हैं फ्रांस में, हमसाये ने, तो मैं अदालत में गई थी उसके हवाले से। लेकिन आप यकीन करो कि कोई बॉर्डर नहीं, आप बड़े आराम से साइकिल चलाते हुए, और उन घरों के बारे में सोचो ना, जो पिछला दरवाजा खुले तो फ्रांस के शहरी, अगला दरवाजा खुले तो स्विट्जरलैंड के शहरी। और वो कई मुल्क यूरोप के ऐसे हैं, जो मैंने एक तस्वीर देखी थी एक महल में बेल्जियम और डेनमार्क के दरमियान सरहद की, कि जो एक लकीर सी खींची हुई है, रेस्टोरेंट बने हुए हैं, लोग रेस्टोरेंट में जो लकीर के उस तरफ हैं वो डेनमार्क में बैठे हुए हैं, जो इस तरफ हैं वो बेल्जियम में बैठे हुए हैं, और वो लकीर क्रॉस भी कर सकते हैं। ये चीज़ मुझे आपकी सारी बातों से बड़ी अच्छी और अट्रैक्टिव लग रही है कि देखें ऑब्वियसली हदूद उन्होंने रखी हुई है, मतलब उस हदूद से ही इस बात का तयन होता है कि आप फ्रांस में है, स्पेन में है, या फिर किसी XYZ स्टेट में है। लेकिन सिर्फ वहाँ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। सर यहाँ पे अगर अभी भी हम गिलगित चले जाए ना, मतलब हर बात पे मुझे कुछ डिग्रेड करना हमारा बिल्कुल फोकस नहीं होता, लेकिन खुजराब पास तक भी जाए तो आगे से अगर हमारा दिल करे कि चले चाइना हुआ थे, तो उसके लिए बड़ी रिस्ट्रिक्शंस और बड़ी चीज़ें बहुत दूर दूर तक आप वो यानी जो बॉर्डर है उसके आगे जो चौकी है खुजराब पास में, उसकी बात वो काफ़ी दूर पहले से इंस्ट्रक्शन मिल जाती है, पहले से इंस्ट्रक्शन मिल जाती है। लेकिन किसी ज़माने में हरमीत आज से कोई 20-22 साल पहले जब मैं गया था खुजराब पास पे, उस वक्त रिस्ट्रिक्शन जरा कम थी, और मुझे याद है कि उनका एक ब्रिगेडियर, उसका नाम कादिर था, मैं अभी तक मुझे याद है, वो आया और हमारा जो हमारे साथ टूरिस्ट गाइड था, वो दोनों आपस में सिगरेट उन्होंने एक्सचेंज किए, बातें करते रहे, तो वो उस जमाने में रिस्ट्रिक्शन कम हुआ करती थी। ये हमारे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी जो ताजर है ना, ये वायलेट करते हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर दूसरे मुल्क उनकी रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। लेकिन ये जजीरे से मुझे याद आया कि काश ऐसा हो सकता है कि कश्मीर का भी कोई ऐसा सोल्यूशन हो जाता जहाँ पे और कुछ नहीं तो इसको फ्री कर देते, और दोनों मुल्क मतलब अगर चाहते तो बजाय इसके कि फ़ौजी तरीके पे जो मुसलत किया हुआ है हिंदुस्तान ने, एक जबर का माहौल बनाया हुआ है,
उसकी बजाय एक आज़ाद माहौल होता तो कितना मज़े का होता। फिर बाकी हिंदुस्तान में भी इस तरह से हो सकता था। मतलब दोनों कश्मीर में आना जाना लगा रहता है तो कम से कम वो सर अमन भी होता और अमन के साथ साथ लोग सेफ भी फील करते हैं। वहाँ पर सर अक्सर औकात हम कश्मीर में जो हमारे पास है देखा जाए तो उनके आधे से ज़्यादा रिश्तेदार उस साइड पे रहते हैं और दे आर सफरिंग फ्रॉम बड़े एक्सट्रीमली वो पेनफुल एक उनके एक सिचुएशन होती है जब उनसे मिलो कि आधे लोग वहाँ पे आधे लोग यहाँ पे। खैर चले आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है सर घोटकी से, जहाँ पर 4 साल छोटा सा नन्ना मुन्ना सा क्रिकेटर है, ऐसा बल्लेबाज कह लें, और इसने ऐसा शॉट लगाया, ऐसी क्रिकेट खेली कि इसकी वीडियो हो गई वायरल। वीडियो दिखाया जी फौरी तौर पर, ये देखो जी वाह 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 सर। अभी वो ठीक तरह से ये बच्चा बोल नहीं सकता लेकिन बैटिंग इसकी जो है, और देखो कितनी टाइमिंग के साथ और कितने स्ट्रेट बैट के साथ खेल रहे हैं। हाँ, बाबर आजम, लिटिल बाबर आजम बिल्कुल प्रोफेशनली। आप देखें ना जिस तरह कोई जो क्रिकेटर हमारे होते हैं उसी तरह ना, कि इस उम्र में बच्चों को तो पता भी नहीं होता कि बल्ला कैसे उठाना है, लेकिन उसके बावजूद बिल्कुल टाइमिंग के साथ और प्रोफेशनल तरीके से वो बल्ले को घुमा रहा है। वैसे वीडियो तो बड़े मजे की, और इससे कबल भी बहुत सारी इस किस्म की वीडियोस आई हैं, हमने देखी है। कुछ को वसीम अकरम साहब ने भी बड़ा सपोर्ट किया, कुछ ऐसे, लेकिन ये देखें ये बड़े मजे की है। आप हाँ हरमीत, जब पहली दफ़ा मैंने ये वीडियो देखी ना 2-3 दिन पहले, तो मैं समझा कि शायद ये कोई रोबोट है जो खेल रहा है मतलब नन्ना मुन्ना सा गुड्डा है कोई जो खेल रहा है। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था। वाकई गुड्डा ही है, छोटा सा, मतलब एक जो, लेकिन कमाल की बात यह है कि इतने स्ट्रेट बैट के साथ खेलना, जिस तरह से ये देखो खेल रहा है। इसकी पसंदीदा शख्सियात भी बाबर आजम और कोहली हैं, और ये कहता है मैं उन्हीं की तरह का बनना चाहता हूँ। मैं आपसे कह रही हूँ कि चलिए जब वो शॉट लगाता है वो तो लगाता है, उसके बाद जो उसका जेस्चर होता है वो भी विक्ट्री वाला होता है ना। आप उसके देखिए पूरा वो फॉर्म में है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो शॉट्स लगा रहा है और वो नन्ना बैट्समैन है। तो जी लिटिल बाबर आजम फ्रॉम पाकिस्तान, तो जी ये बड़ा घोटकी का 4 साल बच्चा जिसकी अम्मा ने काफ़ी उसको ट्रेंड कर लिया है। होपफुली कि आज से कई साल बाद गुड मॉर्निंग पब्लिक जो भी कर रहा होगा वो इनके वर्ल्ड कप में कारनामों का जिक्र कर ही रहा होगा। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। सर आपने अच्छी जगह विजिट करानी है, अब इटली चलते हैं, स्पेन से इटली चलते हैं। स्पेन से इटली चलते हैं, और ये वहाँ पे ऐसे इलाके मौजूद हैं इटली में जहाँ पे अगर आप रिहाइश अख्तियार करना चाहें, यानी आप अगर वहाँ पे एक छोटा सा घर ख़रीद लें तो 30,000 यूरो वहाँ पे आपको दिए जाएंगे और आपको शहरियत दे दी जाएगी वहाँ पे। इटली उन मुल्कों में है जहाँ पे आबादी बड़ी तेज़ी से कम होती चली जा रही है, और बाकी भी जो आबादी है उसमें ज़्यादा तादाद बूढ़े लोगों की है, और आइंदा आने वाले चंद सालों में ये नेगेटिव ग्रोथ बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल उनके अख्तियार कर सकती है। मैं काफ़ी अर्सा पहले ख़बर पढ़ा था कि कुछ अरब यानी लोग हैं, एक फैमिली है जो वहाँ पे रह रही है और वो उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उनको कहा गया कि ये कस्बा खाली करना है। उस कस्बे में कोई बच्चा नहीं था, तो तमाम कस्बा इकट्ठा हो गया और उन्होंने कहा कि इसकी जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं उसके लिए वकील को भी हम हायर करेंगे, पैसे भी हम देंगे, लेकिन उनको हम जाने नहीं देंगे। तो इटली बहरहाल वो लोग जो अपनी बस यही है, पाकिस्तान से कुछ इजाजत मिल जाए तो मेरे ख्याल में आबादी भी बढ़ जाएगी, जैसे हम इस तरह तेजी से बढ़ा रहे हैं ना। सही बात है सर। ये जो ये खबर बेसिकली आपको देने का मकसद ये भी था कि चलो इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन आप लोग के लिए अच्छी ऑफर भी है, आप लोग जा सकते हैं, तेजी से आबादी बढ़ जाएगी खासतौर पर उस जगह की। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं, हम आपको एक व्यू दिखाना चाहते हैं सूरज ग्रहण का, लेकिन सर अर्थ पे नहीं, मरीख से। वाह बिल्कुल ठीक है, ये आप देखें विजुअली मरीख से बड़ा खास तरीके पे। वाह ये मरीख का अपना ग्रैंड है जो बढ़ता चला जा रहा है, और ये साइंसदानों ने जो तस्वीरें खींची हैं ये भी एक अजूबा ही है तस्वीर साइंस की डिस्कवरीज का। मुझे जब ये मैं पढ़ता हूँ ना चीज़ें या देखता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ होता है फल्कियात का, और मैं कहता हूँ काश किसी ऑब्जर्वेटरी में हम भी जा सकें और जाके हरमीत देख सकें ये किस तरह के निज़ाम हैं, निज़ाम सैयारों के जो हैं इतने करीब से, जिनको अब देखने का मौका मिल रहा है साइंसदानों को। सर कुदरत को ना, मतलब हम बीइंग अ मुस्लिम तो ये सोचते हैं कुदरत को इतने करीब से देखने का मौका मिलता है। जैसे कल हम स्पेस की बात कर रहे थे और 2 छोटे छोटे बच्चे हमारे पास आए हुए थे, ऑब्वियसली दे आर वेरी क्लोज टू ऑल दीज थिंग्स, और ये सर खुशगवार हैरत होती है चीज़ें देख के, दिल करता है कि आप करीब से इसको ऑब्जर्व करें। लेकिन चलो जी आखिरी खबर हमारे पास है सवात से, चित्राल से, कैलाश से, वो चित्राल के साथ ही है, कैलाश से ये सवात से। अच्छा कैलाश नहीं, हमने आपकी जगह हरमीत ही ने ये खबर दी थी
और फॉरवर्ड की थी। ये वो मेरे बच्ची ख्याल में कैलाश की है, वादी कैलाश की है, और वहां से जो है एक खातून बच्ची जो है वो क्रिकेट में शामिल हुई है। तो वहां पे हम देख रहे हैं कि वैसे भी जिस तरह कल हमने जिक्र किया था कि एक तो खवातीन जिस किस्म की उनको मौके नहीं मिलते, डिप्रेशन की शिकार भी होती हैं, और फिर बहुत सारे ऐसी रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन ये बहुत अच्छी खबर है जो वादी कैलाश से, और मुझे कल जब मिली तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि वैसे भी उनके हवाले से तो वो कबीला जब भी कोई इवेंट जब आता है साल में एक दफ़ा तो बड़े लोग जाके वो अट्रैक्ट भी बहुत करते हैं, कलरफुल उनके ड्रेसिंग होती है। लेकिन अब हमने देखा है कि क्रिकेट में भी उनकी एक बच्ची ने जो है वो कदम रख ली है और उसको कामयाबी मिली है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। स्पोर्ट्स में कंपैरेटिवली हम कम ही इन्वॉल्व देखते हैं, खासतौर पर इन इलाकों की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें। जैसे आपने कहा कि वहाँ इवेंट्स और फेस्टिवल काफ़ी होते हैं और दीगर एक्टिविटीज़ भी काफ़ी इन्वॉल्व होती है, लेकिन क्रिकेट में इनको देख कर यकीनन एक हमें अच्छा लगा। चलें जी, हमें ब्रेक की तरफ ब्रेक लेते हैं और ब्रेक लेके वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। हमने आज स्टार्ट ही लिया था आर्मी चीफ की कल की तकरीर के हवाले से, और इस हवाले से भी कि इमरान खान ने ये कहा कि जब ये जो समरी है आर्मी चीफ की ये आएगी सदर तक तो मैं और सदर मिलके खेलेंगे। ये खेलेंगे का जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया ये कुछ अजीबो गरीब सा लफ्ज़ है। क्या खेलेंगे? आर्मी चीफ की समरी अगर सदर तक आती है तो आइनी तौर पे सदर के पास ये इख्तियार तो है कि वो 15 दिन तक उसकी तकरीरी को डिले कर दे, लेकिन वो उसको प्राइम मिनिस्टर की समरी को रिजेक्ट नहीं कर सकता। ये उसके पास आइनी तौर पे इख्तियार नहीं है। अगर ये 15 दिन के लिए डिले होता है उससे भी एक बहरान ज़रूर पैदा होगा। क्या ये बहरान पैदा करना मकसद है? अगर ये बहरान पैदा होता है तो जाहिर है मतलब ये इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा और फिर एक दोबारा क्राइसिस की सूरत में हम चले जाएंगे। आर्मी चीफ ने, जैसे हमने पहले भी बात की कि कल काफ़ी उन्होंने बातें की, उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया इमरान खान को, उनकी पार्टी को, उन्होंने अपने ऊपर भी लिया। अपनी जो फ़ौज की तरफ से इंटरफेरेंस होती रही है उसके बारे में भी जिक्र किया। बड़ी इम्पॉर्टेंट बातें हैं। हरमीत ने पहले भी जिक्र किया था, दोबारा हरमीत से सुन लेते हैं कि आर्मी चीफ से जो उनकी मुलाकात भी रही है और जैसे उन्होंने पूछा इसमें जो उनका कहना ये था कि जिस वक्त हुकूमतें ख़ुद ये काम करती हैं कि जब हुकूमत बनी 2018 में तो इमरान खान की हुकूमत को बिलावल भुट्टो ने, मुझे अभी तक याद है, सबसे पहले कहा था मिस्टर सिलेक्टेड, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर सिलेक्टेड, उनको ये ताना दिया था। और जिस वक्त अब ये हुकूमत बदली है तो इस हुकूमत को 7-8 महीने पहले कहा गया कि जनाब ये हुकूमत जो है ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है। तो ये, और फिर इसके अलावा बहुत सी बातें तारीख़ में हमारे पास मौजूद हैं कि जिस वक्त आर्मी को बुलवाया गया बाकायदा कह के, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये समझता हूँ कि उनको आना नहीं चाहिए था। उन्होंने जो मार्शल लॉ लगाए, जिस तरीके से मामलात बिगड़े हैं वो नहीं करने चाहिए थे। जी हरमीत। बिल्कुल रऊफ साहब, आपकी बात दुरुस्त है कि जिस तरह हम इससे पहले कल अपने प्रोग्राम में हमने चीज़ को अप्रिशिएट भी किया था कि खान साहब का जो बयान आया था कि हम इस सारे मामले से हम पीछे हटे हैं और जो भी तैनाती होगी उसका खैर मकदम किया जाएगा। लेकिन कल जब ये बयान उनका सामने आया तो वाकई में अब अगर हम देखें इससे कबल जिस तरह गवर्नर की तैनाती थी तो उसको जिस तरह कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की गई, सदर साहब जिस तरह कभी गायब हो जाते, कभी बीमार हो जाते थे, और आपको याद है कि जब मुख्तलिफ मिनिस्टर्स का या प्राइम मिनिस्टर का हल्फ उठाया जा रहा था तब भी ये सिलसिला जारी था और एक चीज़ को कंट्रोवर्शियल और वही मामलात हुए लेकिन ताखीर से हुए। अब ये अगर हम देखें गुज़िश्ता 1 महीने से हम इसी चीज़ पर दिन रात डिस्कशन चल रही है कि क्योंकि ये एक अहम तैनाती है और हम देख रहे हैं कहीं न कहीं अनस्टेबिलिटी भी देखी जा रही है कि मुख्तलिफ मामलात जो हैं वो उसी तरह तय नहीं हो पा रहे बहुत सारी चीज़ों के हवाले से। और तो अगर इसको भी इसी तरह मुतनाज़ा किया जाता है तो यकीनन नुकसान तो मुल्क ही होगा। और जिस किस्म की सिचुएशन है आप देखें, मईशत का बहुत बुरा हाल है, डिफॉल्ट के करीब हम पहुंच चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि एक तरफ जो वजीर खारजा है वो वजीर खजाना है वो बार बार ये बात तो करते रहते हैं कि मामलात इस नहज तक नहीं
नहीं पहुंचे, लेकिन हमें जो लग रहा है, जो अंदाजे हो रहे हैं, जो माहिर माशियात हैं, वो जो चीजें बता रहे हैं, वो इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है। ऐसे में अगर एक तरफ हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो फैजाबाद को बंद करने के लिए पहुंच रहे हैं, दूसरी जानिब अगर इस चीज को इस तरह खेलना होगा तो यकीनन सूरत हाल जो है वो कहीं ना कहीं नुकसानदेह ही साबित होगी मुल्क के लिए, अवाम के लिए, इस रियासत के लिए। और साथ साथ अगर हम देखें, आपने जो जिक्र किया कि फौज को इनकी जो इन्वॉल्वमेंट थी माजी में जो रही है या मुख्तलिफ मार्शल लॉ लगे हैं, उसमें कहीं ना कहीं सियासतदानों का एक अहम रोल हुआ है, उसने अदा किया है। उन्हीं की कुछ लोगों ने उनको जो है एक रास्ता दिखाया और वो रास्ते आगे वो बढ़े और फिर उनको विराजमान करने के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए इन्हीं सियासतदानों ने उनका भरपूर साथ दिया और गद्दारी के भरपूर सर्टिफिकेट भी बांटे इन्हीं सियासतदानों के जरिए। तो ये जो सूरत हाल है, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर पॉलिटिशियन अगर हकीकी जमहूरियत के लिए लड़ाई लड़ते हैं, और अगर हम देखें कि पाक फौज अगर ये कह रही है, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये बारहा ये बात की जा रही है कि हम पॉलिटिकल हैं, हम नहीं चाहते कि हम दोबारा इस चीज़ में इन्वॉल्व हों, और एक पार्टी कह रही है कि नहीं, आपने अगर आप इससे हटे हैं तो ये ज्यादती है, आपको नहीं होना चाहिए था। तो इस किस्म के बयानात जो हैं ये इदारे के लिए भी हैं, मुल्क के लिए भी नुकसानदेह हैं, और इस किस्म की चीज़ें जो हैं मजीद चीज़ों को कंट्रोवर्शियल बनाती है। मैं तो पहले भी इसका जिक्र कर चुका था कि इसके हवाले से जब हमारी मुलाकातें होती थी उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कशन बड़ी ओपनली डिस्कशन होती थी। कई चीज़ें हम वो तो नहीं बता सकते, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि उनकी ख्वाहिश थी बाजवा साहब की कि मामला जो है वो इस मुल्क को एक दुरुस्त सिमत में गामजन कर दिया है, ताकि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि हरमीत हमारे साथ आमिर खाकवानी साहब मौजूद हैं, उनसे चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर। जी वालेकुम रूफ भाई। आमिर, कल की जो तकरीर है अलविदाई जनरल कमर जावेद बाजवा की, मुख्तसरन छोटा सवाल करते हुए इसकी अहमियत क्या है, क्या समझते हैं आप? देखिए, अहमियत तो ज़ाहिर है वो आखिरी खिताब है उनका, वो एक लिहाज से है, और कुछ बातें भी उन्होंने की हैं, कुछ उन्होंने अपने वजाहतें भी की हैं, कुछ उन्होंने अपनी सफाई भी की है। डिबेट की बार शुरू हुई है और एक बार बात पता लगी है, दोबारा वाज़ेह हुई है, जिस तरह अभी हरमीत भी बात कर रहे थे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, कि अब वो इस बारे में एक कंसेंसस लगता नजर आ रहा है कि वो एपॉलिटिकल रहेंगे, और उनको लगता है कि मुदाखलत जो है सियासी मामलात में भी गलत है और उससे दूर रहना चाहिए। और साथ उनको ये भी एहसास मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं है कि उससे ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। और माजी में हमने देखा है पिछले चंद माह में खास तौर पे जिस तरह के इल्जाम और तनकीद और बहुत सी चीज़ें सोशल मीडिया पे भी हुई हैं, उसके अंदर भी जो एक अदारे के अंदर और उसमें जो तकलीफ लोगों को ज़ाहिर है हुई है और वो बनती भी है, जब ऐसे खाम खा मफरूदे बना दी जाएँ या सासी चीज़ें बना दी जाएँ, तो वो उन सब की अक्कासी हुई है, वो अपनी जगह है। लेकिन अब ज़ाहिर है बाजवा साहब ने अपना 6 साल गुजारे हैं, भरपूर टाइम है, तो दौर है उनके, और वो उसमें मुतनाज़ भी रहे हैं कुछ चीज़ों में, तो मुद्दे तब्दील हुई हैं और दोनों तरफ इल्ज़ाम हैं कि इनका एक रोल था, तो उस सब पे भी अब उन पे बात होगी। तो बाजवा साहब ने अपनी तरफ से, जिसमें वो कहते हैं ना कि खुल के, क्योंकि इससे पहले जो तफसीली ब्रीफिंग देते रहे हैं, अभी हरमीत ने भी जिन्होंने कहा वो बहुत सी बातें, वो ज़ाहिर है आपकी रिकॉर्ड बहुत सारी होती थी। अब उन्होंने अपना एक तफसीली, अपना एक नैरेटिव, अपनी वजाहत या कह लें अपना एक मुकदमा, अपनी बातें कि उस पर बात होगी और इनके जाने के बाद भी होती रहेगी। वैसे ही होता है, ज़ाहिर तारीख के जो किरदार होते हैं उसमें अहम किरदार इनका बहुत रहा है, बहुत अहम रोल है इनका, तो वो उसमें बात होती रहेगी। मुस्बत भी ज़ाहिर हवाले से तारीफें भी होंगी। आमिर साहब, कल हमने जिक्र किया इमरान खान साहब का जो आर्मी चीफ के हवाले से था, वो बड़ा हमने आपने भी अप्रिशिएट किया, हम सब ने अप्रिशिएट किया, लेकिन कल उनका दोबारा जो मौक़िफ़ आया है कि भाई हम कानूनी तौर पर इसके साथ खेलेंगे, ये जो मामला आगे आएगा, ये दस्तखत का जो मामला होगा, सदर मुझसे ही मशावरत करेंगे। आप नहीं समझते हैं कि इस किस्म का बयान इस वक्त, इससे कबल जिस तरह सदर साहब का रोल था वो भी आपके सामने है, तो इस चीज़ को मजीद कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जाएगी, या ये सिर्फ महज बयान ही होगा, खान साहब का अमल नहीं होगा? बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बात है, इसका कोई जवाब नहीं। लेकिन सदर साहब इनसे, इमरान खान से क्यों मुशावरत करें? इमरान खान तो अपोजिशन लीडर भी नहीं है, वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी नहीं है, वैसे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से भी मुशावरत या बात करने की कोई तुक नहीं बनती ना। सदर को अपना माइंड अप्लाई करना चाहिए, प्रेसिडेंट मोहतरम है, उनका अपना एक मनसब है उसका, और मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने ये कहा कि सदर मुमलिकत के लिए भी मसाइल पैदा किए। तो अच्छा, वो खान साहब को अंदाजा है, ऐसा नहीं है, हम खान साहब को
बाद लोग कुछ ज्यादा ही भोला भाला समझते हैं, वो अब ऐसे नहीं रहे, बस समझदार पॉलिटिशियन है वो समझते हैं। मेरा ख्याल है बस सोच समझ के उन्होंने ये बात की है, इसके पीछे कुछ है, या उन्होंने कहा है कि भाई मेरे नाल भी गल करो, मैंने भी शामिल करो, जिस हम कहते हैं ना कि स्टेक होल्डर बनाने की कोशिश की अपने आप को, और उसकी खातिर उन्होंने प्रेसिडेंट की उसको भी क्रेडिबिलिटी और इंटेग्रिटी और सब को दाव पे लगाया है। तो मैं मुझे बड़ी मायूसी हुई है इस बयान से। अच्छा आमिर, बात असल में ये इमरान खान साहब की समझ भी नहीं आ रही ना। एक तरफ तो वो कहते हैं कि आर्मी चीफ कोई भी लग जाए मुझे क्या, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि जब नवाज शरीफ कोई सिपा सलार लगाएगा तो वो मुझे नाअहल करार देगा, मेरी पार्टी के ऊपर मुकदमात बनाएगा। ये किस तरह के बयानात हैं? ये भी ख़तरनाक बयानात हैं। बस असल में अगर वो सब भी इस बयानों में भी हैं, हमारे यहाँ सिस्टम और चीजें कुछ होती भी ऐसी है ना कि बस मामला लोगों के आने से फर्क पड़ता है। अब आप देखें ना, जो एक रिजीम चेंज हुई गई, पीडीएम को भी खतरा था ना कि इमरान खान साहब ने किसी एक बंदे को बना देना है तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो ये मसाइल तो होते हैं, मेरा ख्याल है नहीं होना चाहिए, इन ओहदों को भी मुतनाज़ नहीं होना चाहिए, और कोई ऐसा अब इस दफा तो हम जिस तरह फंसे हुए हैं उससे निकले, तो उसके बाद कौम को, पार्लियामेंट को, सियासतदानों को मिलकर बुलाया, मैं सोचिए अगले दफा के लिए 3 साल बाद, 6 साल बाद, ताकि हर दफा ये ऐसा मसला पैदा ना हो, बुरहान पैदा ना हो। पाकिस्तान को भी दूसरे मुल्कों की तरह, दूसरे मौजूद जमहूरी मुल्कों की तरह इस मरले को सलीके से तय करने का एक रास्ता निकालना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में हुए हैं और जगहों पे हुए हैं, वहाँ भी अब मसले कश्मकश इस तरह की नहीं होती। तो ये मेरा ख्याल है कौम को आगे जाके इसको डिसाइड करना चाहिए, और हमारे अहले दानिश को भी इस पर गौर करना चाहिए कि इसका हल निकाले। हर दफा ये तमाशा बंद है ना, अब पिछले कई दिनों से सारी मरकज यही बनी हुई है बात, और वो इसलिए बनी हुई है मरकज, इससे फर्क पड़ता है। अब आप जानते हैं कि आज शायद हो जाए ऐलान किसी वक्त भी, तो तकर्रर से फर्क पड़ता है, किसी का नाम आएगा उस पर ज़ाहिर है बहुत सी चीज, हर एक का अपना बैकग्राउंड है, चीजें हैं, तो ये भी अब होना नहीं होना चाहिए ऐसी चीजें। मेरा ख्याल है कि जो बंदा इस मनसब, ऐसे ये भी होता है बाद लोगों के बारे में ख्याल होता है कि ये इनका कोई खास एक मिजाज है मुझे, लेकिन जब वो मनसब पे आते हैं तो उनका फिर रवैया मुख्तलिफ होता है। ज़ाहिर उसकी अपनी नज़ाकतें होती हैं, अपनी जो पोजिशन में बैठे होते हैं, फिर आप बैलेंस करते हैं चीज़ों को। तो वो खान साहब की परेशानी है, उनको मसाइल भी हैं, और वो ज़ाहिर है उनको लग रहा है कि बड़ा ये फैसला कौन मौका है, टाइम उनको लग रहा है हाथ निकला जा रहा है, तो इस वजह से बस वो कुछ चीज़ों में तनाज़ात सामने आ रहे हैं। बहुत मेहरबानी, थैंक यू आमिर, बहुत शुक्रिया आपका। मैं हमें ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। जी, आज आलमी दिन है ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद जो किया जाता है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का। मुझे याद है एक बड़ी शानदार कैंपेन थी, इंडिया से उसका ताल्लुक़ था, बेल बजाओ घंटी बजाओ, जिसमें घरेलू तशद्दुद को रोको, बेल बजाओ, मुख्तलिफ पैगामात थे, बड़ी ही अच्छी कैंपेन थी। और हमने जियो में भी जब मैं काम करता था उस वक्त भी एक कैंपेन बनाई थी इसी तरह से, जहाँ पे इसको रोकने के लिए कोशिश की गई थी आज के दिन की मुनासबत के हवाले से। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें जितना ज़्यादा भी काम किया जाए कम है, क्योंकि ख़वातीन अब भी हमारे यहाँ तशद्दुद का शिकार होती हैं। छोटी उम्र में जिन बच्चियों की शादी कर दी जाती है वो तो बहुत ही ज़्यादा तशद्दुद का शिकार होती हैं। बहरहाल इस हवाले से बात करेंगे। अब्दुल्ला मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, उनसे चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक। ये बताइए कि ये जो घरेलू तशद्दुद है ख़वातीन के ख़िलाफ़, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का आज आलमी दिन है। फिगर्स तो ये बताते हैं कि ये बढ़ता चला जा रहा है, कम नहीं हो रहा, और ये भी बताते हैं कि इसका शिकार सिर्फ छोटे इलाकों की या निचले तबके की ख़वातीन नहीं है, बल्कि ऊपर के तबके में भी इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं। इस हवाले से फरमाइए। देखिए, आपका जो क्वेश्चन है बड़ा वैलिड है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। आज के हालात के तनाज़ुर में जैसे आपने खुद भी इसकी शिद्दत का मतलब कहा है, बहुत अफसोसनाक है। न सिर्फ लाहौर, बाकी रिमोट एरिया में, बल्कि लाहौर में भी पिछले 1 जनवरी 2022 से लेकर 30 अक्टूबर 2022 तक कुछ 400 के करीब ख़वातीन के साथ जुल्म और ज्यादती हुई है। ये तो सिर्फ लाहौर का हाल है सर, मैं आपको पूरे पंजाब का हाल क्या बताऊं। जहाँ बाकी क्राइम बढ़ते जा रहे हैं वहाँ ख़वातीन के खिलाफ भी क्राइम की रेशो बढ़ती जा रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पास
लेजिस्लेशन भी मौजूद है, कवानीन भी मौजूद है, लेकिन एक चीज नजर आ रही है, वो नंबर 1 हुकूमत की प्रायोरिटी नहीं है, नंबर 2 हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो सपोर्टिंग नहीं है, नंबर 3 हमारा जो इंसाफ के इदारे हैं उनमें डिले होता है, इंसाफ में ताखीर होती है। जब इंसाफ में ताखीर होती है तो इंसाफ कत्ल होने के बराबर हम जिसे कहते हैं कानून की लैंग्वेज में। तीसरी जो अहम बात है कि अभी जो मैंने आपको फिगर बताए हैं, इसमें जो इक्विटल रेशियो है वो 98% है खवातीन के खिलाफ, रेप में, स्टिक थ्रोइंग में, बाकी चीजों में। और जो कन्विक्शन है वो ये पैरामीटर जो है ना 75% है। जिस माशरे में सिर्फ 2% लोगों को सजा होती हो, 98% लोग बच जाते होंगे, तो उस माशरे में तशद्दुद बढ़ेगा नहीं, तो और क्या करेंगे। फिर पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो ओवर लेजिस्लेटेड है, हमने हर चीज पर कानून बनाया हुआ है, लेकिन उस कानून की रोबाई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तब तक कानून बेहतर से बेहतर कानून की अपनी औकात उस वक्त हो देता है जब तक उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। इम्प्लीमेंटेशन के लिए मीडिया, सिविल सोसाइटी हम तो आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आया समाज उस जो कानून जिसके साथ तशद्दुद होता है उसमें खड़ा होता है। हमने 2010 में बड़ा अच्छा कानून पास किया, एक्ट 2010 का अगेंस्ट हरासमेंट एक्ट वर्क प्लेस। क्या उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ट्रू लेटर स्पिरिट हो रही है? उसके ऊपर जो इदारे हैं क्या वो स्पिरिट जस्टिस दे रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। आज के माशरे में जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जितना मीडिया है, जितनी सोसाइटी इफेक्टिव है, ये कहिएगा कि सारे रिसोर्सेज तो मौजूद हैं, लेकिन उनको इस्तेमाल कैसे करना है, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। खवातीन खासतौर पे तशद्दुद का शिकार होती हैं अज़दवाजी ताल्लुकात में, और वो घर वाले हों, पेरेंट्स हों, बाज़ुकात उनको खुद भी समझाया जाता है कि थोड़ी बहुत मार इट्स ओके, ये वाला एक सीन होता है ना, मतलब ज़्यादातर घर में वालिदैन कहते हैं आपसे कोई बात नहीं, मर्द गुस्से में ऐसा कर लेता है, लेकिन वो तशद्दुद आहिस्ता आहिस्ता एक्सट्रीम पर पहुंचता है। कितना ज़रा ज़रूरी है घर वालों को, माँ बाप को और ख़वातीन को खुद इस हवाले से अवेयरनेस होना कि आपने इस तरह के तशद्दुद को कहाँ तक बर्दाश्त करना है और उसके बाद कहाँ पर आवाज़ उठानी है, और कौन कौन से कानून मौजूद हैं, कौन कौन सा आपका हक है जो जिससे आप महरूम है और आपको पता नहीं है उसके बारे में। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो भी बढ़ता जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है जो पेरेंट्स है वो सपोर्टिंग नहीं होते। मैं भी आपको एक बताता हूँ फिगर, हमने भी पिछले 4 सालों का बायोडाटा लिया खवातीन का, और फिर 2 साल का बायोडाटा लिया डाइवोर्स की रेशो का। यकीन जानिए कि 27,000 में से 13,000 खवातीन ने 2018-2020 में डाइवोर्स खुला दिया है। इसका मतलब है अवेयरनेस तो आ रही है, लेकिन घराने टूट रहे हैं। घराने इसलिए टूट रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स सपोर्टिंग नहीं है। हमारे माँ बाप बच्चियों के साथ नहीं खड़े थे, बेटे के साथ खड़े थे, बच्चियों को प्रोटेक्शन नहीं देते। हमारे फैमिलीज में एक कम्युनिकेशन गैप है। जब तक हम बच्चों के साथ कम्युनिकेशन नहीं बढ़ाएंगे, उनको कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, या अपने बच्चों की, बेटों की तरबियत ऐसे नहीं करेंगे कि वो बाहर जाकर जो खवातीन के साथ वेल बिहेव करें, तो ये पहला जो मदरसा है वो माँ है, दूसरा टीचर है, तीसरा मुआशरा है। देखिए, खवातीन के खिलाफ तशद्दुद हो, खवातीन के साथ ज्यादती हो, न मुआशरा खड़ा होता है, न पुलिस। मतलब पुलिस अगर आप कंप्लेन करने जाते हैं तो सबसे ज्यादा हरासमेंट वही होती है। हमने जब बायोडाटा मंगवाया पंजाब पुलिस से, उसमें 10% जो है हरासमेंट जो पुलिस अफसरान है वो भी करते हैं। पर जिस मुआशरे में जहाँ से इंसाफ लेना हो, वो ऐसे तकाज़ों में, ऐसे चीजों में लोगों का मसलन जो इस्लामाबाद का जो केस था, बहुत हाईलाइटेड केस था, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस लिया, वो एक गेस्ट हाउस वाला, वहां की सारी इंतजामिया हरकत में आई, तो पता चला कि वो जो आईओ था इतने लाजमी केस के बावजूद उस खातून के साथ हिरासत में मुलविस था। तो मैं फिर अब क्या करें? सबसे बेहतर इफेक्टिव तरीका ये है। अब्दुल्ला मलिक साहब, अगर हम देखें क़वानीन बहुत सारे हैं जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। दूसरी बात यह है कि जो तशद्दुद है वो तो जिस्मानी तशद्दुद एक तरफ तो हो रहा है, लेकिन मेंटली टॉर्चर भी ख़वातीन को हम देखते हैं कि हम मर्द ही करते हैं, चाहे वो मुख्तलिफ इदारों में जो काम करती हैं, चाहे वो चैनल्स में काम करती हैं या हॉस्पिटल में काम करती हैं। ये रवैया जो है मर्दों को, हम सबको कितनी तब्दीली लाने की जरूरत है? आपने बिल्कुल बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट बात की है कि जो हमारा जो अपना इंडिविजुअल एक्ट है, हमारा अपना बिहेवियर है खवातीन के मुतालिक, उसमें तब्दीली लाने की अशद जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं। देखिए ना, हम कहने को तो हम कहते हैं कि 48% पॉपुलेशन खवातीन की है पाकिस्तान में। इसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटी में चले जाएं तो 70% जो बच्चियां हैं वो एजुकेशन में आगे हैं, लेकिन क्या उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है? कानून को या खवातीन को या बच्चियों को आप उस वक्त महफूज
मैं में हमारा मुनक़ते हो गया, लेकिन बहरहाल वैसे भी थोड़ा सा टाइम रह गया था। बहुत ज़्यादा ज़्यादती की बात यह है कि ये तशद्दुद बढ़ता बढ़ता जब ये शक्ल अख्तियार कर लेता है कि आप किसी से मंगनी करना चाहते हैं, उससे इनकार किया, आपने उसके मुंह के ऊपर तेज़ाब फेंक दिया, आपने उसको उठाया, उसको जाके रेप कर दिया। ये तशद्दुद इंतहाई खौफनाक है और इसकी सज़ाएँ ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। हमारे यहाँ कवानीन तो हैं, वही बात जो अब्दुल्ला मलिक भी कह रहे थे, उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, सज़ाएँ मिल नहीं पाती, कानून का निज़ाम इतना कमज़ोर है, पुलिस थानों में जाके ख़वातीन डरती हैं, ऐसा तशद्दुद का माहौल वहाँ पे भी नज़र आता है कि जिसकी कोई हद नहीं। बहरहाल अभी हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और जब वापस आएंगे हमारे अगले सेगमेंट में आपसे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हमने मुलाकात करनी है, बात करनी है। अभी इजाज़त दें ब्रेक के लिए जी। ब्रेक के लिए न्यूज़ ब्रेक है, खबर सुन के वापस आए आप। जी अस्सलाम वालेकुम। जी ब्रेक के बाद सैलाब ज़दा इलाकों के हवाले से हम बात करते रहते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत ही अहम इशू जो है जिसको हाईलाइट किया जाता रहा है, हम भी करते रहे हैं, लोग भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद तवज्जो पूरी तरह से वहाँ जा नहीं पाती, और वो ये है कि तकरीबन 1.6 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हो गए हैं, स्कूल उनके तबाह हो गए हैं या वो टेंटों में रह रहे हैं। और इस हवाले से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने ये ऑफ़र किया है गवर्नमेंट को कि 30,000 स्कूल हम बनाने में आपके मददगार साबित हो सकते हैं। ये ज़रूरत कितनी ज़्यादा है, इन स्कूलों की कितनी अशद ज़रूरत है, इसमें प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कितनी मदद कर सकता है, इस हवाले से बात करते हैं। काशिफ मिर्ज़ा साहब, प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। एक तो सबसे पहले ये फिगर बताइए, ये सही है कि 1.6 करोड़ बच्चे तकरीबन जो है वो स्कूलों से बाहर हो गए हैं, ये सैलाब की वजह से या कोविड की वजह से, उससे पहले इन बच्चों को कितना ज़्यादा ज़रूरी है स्कूलों में वापस लाया जाए, तालीम का कितना हर्ज हो चुका है, और आपकी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है ये कितना रोल प्ले करने को तैयार है? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो रोब भाई आपका और आपके इस प्रोग्राम की वसात चैनल ने बड़ा इंपॉर्टेंट ये इशू है, इसमें पहले भी आप प्रोग्राम कर चुके हैं। देखें, हम एक ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ बदनसीबी से पहले ही 2.5 करोड़ बच्चा हमारा आउट ऑफ स्कूल है। इन हालात में 2010 में एक जिसको ये सैलाब आया और आप 2022 में जो ये फ्लड आया है उसकी वजह से जहाँ हमारा 33 मिलियन जो है आबादी जो है 3 बड़े सूबों के अंदर वाज़ह तौर पे मुतासर हुए, उसमें से 16 मिलियन जो है वो बच्चे हैं, यानी कि 1 करोड़ और 60 लाख जो है वो बच्चे हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ रहे थे। ये वो स्कूल हैं, गवर्नमेंट के अपने डाटा के मुताबिक 27,000 गवर्नमेंट के पब्लिक जो स्कूल हैं वो उससे मुतासर हुए, या तो डैमेज टोटल हुआ है या इतने वो सीरियस डैमेज है कि वहाँ तालीम का जो सिलसिला है वो शायद अगले कई सालों तक जो है वो बहाल ना हो सके। और ना सिर्फ ये बल्कि इन इलाकों के अंदर जो हमारे 12,000 प्राइवेट स्कूल हैं वो भी इससे मुतासर हुए, या तो मुकम्मल मुतासर हुए या जुज़वी मुतासर हुए। तो ये एक टोटल अगर लगभग आप देखते हैं 49,000 के लगभग, यानी 50,000 स्कूल जो है, इट्स बिग टोटल, और उसमें जो बच्चे पढ़ने वाले हैं 1 करोड़ 60 लाख बच्चा जो है वो उससे मुतासर आउट ऑफ स्कूल है। मौसम बदल रहा है, अप्रैल आपका जो नवंबर इज गोइंग टू एंड, आगे दिसंबर है, और इन इलाकों में खास तौर पे बलूचिस्तान के अंदर, KPK के अंदर और सिंध के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो तबाही फैली है, और मौसम भी जो है बलूचिस्तान में, KP में तो बहुत ज्यादा शदीद सर्दी भी है, जबकि हम सिंध में भी देख रहे हैं शेल्टर नहीं है, पानी पीने का नहीं है और बीमारियां फैल रही हैं, सैनिटेशन का वहाँ पे इशू है। तो हमने गवर्नमेंट को बारहा इस हवाले से, और अभी रिसेंटली में भी ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने प्राइम मिनिस्टर को और प्रेसिडेंट और तमाम अरबाब इख्तियार को हमने बाकायदा तौर पे लेटर लिखे हैं, उनको रिकमेंडेशन फॉरवर्ड की है और उनसे ये दरख्वास्त की है कि ये वो बच्चे हैं कि अगर ये इनका अभी हमने कोई बंदोबस्त ना किया और फौरी तौर पे जो अगर हमने कैंप स्कूल या इमरजेंसी स्कूल जो है उनका इनेकाद ना किया, तो हमें कोशिश तो कर रही है लेकिन वो बड़ी एक महदूद लेवल के ऊपर हो रही है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है इन तमाम सूबों के अंदर, और हम चाहते हैं कि इन बच्चों को हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर गवर्नमेंट को असिस्ट करें, और यहाँ हमारी रूट्स हैं, यहाँ हमारे लोग हैं, हम इनको बेहतर तौर पे कैटर कर सकते हैं। हम आपको टीचर, वॉलंटियर्स, हम आपको बिल्डिंग, हम आपको जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं हम आपको देने को तैयार हैं, ताकि इन जो 1 करोड़ 60 लाख बच्चे हैं
इनको जो मुस्तकिल तालीम से तरीकी का जो उनका जो नजर आ रहा है, जहालत से हम बचा सकें और उनकी तालीम का बंदोबस्त हो। तो हमें लगभग 30,000 हमने इसका एस्टिमेशन किया है, 30,000 हमें कैंप स्कूल फौरी तौर पे चाहिए, जिनमें से अब तक हमने डोनर्स एजेंसीज और अपनी मदद के तहत लगभग कोई 2 से 3 हजार के करीब कैंप स्कूल का अरेंजमेंट तो किया है। लेकिन ये अब भी बहुत दूर है उस बाकी जो 27,000 प्लस जो हमारे जो कैंप स्कूल हैं उसके लिए गवर्नमेंट को और डोनर एजेंसीज को आगे आना पड़ेगा। खासतौर पर मैं दरख्वास्त करूंगा जिस तरह से आप प्रोग्राम करते हैं इसमें हमेशा इस इशू को हाईलाइट करते हैं, जरूरत है मैथ लेवल के ऊपर। काशिफ मिर्जा साहब, एक तो आपसे जानना चाहूंगा कि जाहिर बात है कि ये जो स्कूल्स 30,000 का आप जिक्र कर रहे हैं, एक मुश्किल टास्क है, बहुत मुश्किल है इस वक्त जो सूरत हाल है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि उन लोगों को अभी तक वो शेल्टर भी नहीं प्रोवाइड हुए, लेकिन आपने एक अच्छा स्टेप लिया है, बहुत अच्छी बात है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। एक तो इसके तखमीना जो लागत है वो कितनी होगी, और दूसरी बात यह है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो सिंध का इलाका या बलूचिस्तान का इलाका है वहां पे टीचर्स की तादाद इंतहाई कम है। बहुत सारे टीचर्स जो है सिंध की अगर आप एजुकेशन की बात करें तो अल्लाह ही हाफिज है, लेकिन ऐसे में आपके जो प्राइवेट टीचर्स हैं क्या उनका क्या रोल होगा सर इसमें? देखिए जी, जहां तक तो कैंप स्कूल्स हैं वो तो बहुत बड़ी कॉस्ट की हमें जरूरत नहीं है, वो कैंप्स की हमें जरूरत है जिसके अंदर एटलीस्ट 50 से 200 बच्चों की जो है अरेंजमेंट किया जा सकता है। अगर वो डिपेंड करता है आपका कैंप वो किस लेवल के ऊपर आपने डिजाइन किया है, जो एक अंदाजे के मुताबिक उसके ऊपर 5-7 लाख रुपया एक कैंप के ऊपर जो है वो कॉस्ट आएगी, जो अगर आपको इतने बच्चों को कैटर करने के लिए चाहिए। और दूसरी बात है इसमें टीचर्स की, सिर्फ टीचर ही नहीं चाहिए हमें, फिर उसमें वहां ऑब्वियसली उस कैंप के अंदर आपको व्हाइट बोर्ड चाहिए, आपको उसमें स्टेशनरी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड थोड़ा सा फर्नीचर भी ऐसा चाहिए जो कि उसकी नीड के मुताबिक हम ये नहीं समझते कि 100% आपको स्कूल की जो नीड है उसके मुताबिक सब कुछ चाहिए, लेकिन कम से कम जो आप एजुकेशन की कंटिन्यूटी है उसको बेसिक की आपको फिर भी टोटल 5 से 10 लाख के अंदर एक कैंप स्कूल की वो फंक्शन करने पे कॉस्ट आएगी। बाकी रह जाती है आपकी टीचर्स की। टीचर्स में हमने वॉलंटियर्स लेवल के ऊपर पूरे पाकिस्तान में कैंपेन लॉन्च की है और हम कोशिश कर रहे हैं कि अब भी जो है उसमें अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट उसमें हमें अच्छे तरीके से मिले तो उसको ऑर्गेनाइज तरीके से किया जा सकता है। हमारे पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन स्कूल के अंदर जो गवर्नमेंट के टीचर हैं वो भी मौजूद हैं, हमारे जो प्राइवेट स्कूल के बहुत से ऐसे टीचर हैं पेंडेमिक की वजह से और फिर जो अब सलाब की वजह से जो कि इस वक्त आउट ऑफ स्कूल हो चुके हैं, तो हम उनको वापस ला सकते हैं, एक मुनासिब उनको मुआवजा दिया जा सकता है। या हम ये भी कर सकते हैं जो टीचर वाली साइड है वो इंशाल्लाह ताला फेडरेशन जो है पाकिस्तान प्राइवेट फेडरेशन, हम उनको जो है उन कैंप स्कूल में जो फंक्शन होंगे उनको हम जो है उनके खर्चात उठाएं, जबकि जो कैंप्स हैं जो उस एरिया के जो जगह है उसका अरेंजमेंट अगर गवर्नमेंट करते तो इसको हम अच्छे तरीके के साथ मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि गवर्नमेंट काम जो कर भी रही है तो ग्रास रूट लेवल के ऊपर उसके अंदर वो जो इंतजामात हैं वो मुनज़्ज़म अंदाज में बेहतर तौर पे दिखाई नहीं देते। हाँ, कुछ एरिया पे हमारी कुछ एनजीओज हैं जो कि काम करते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत जरूरी है अगर हमने इनको अब ना ये किया तो मैं आपको ये बताऊं अगर ये 1-2 साल ये बच्चे आउट ऑफ स्कूल रहे तो अभी से बहुत बड़े लेवल के ऊपर चाइल्ड लेबर का ये शिकार हो रहे हैं। और एक दफा जो बच्चा चाइल्ड लेबर का शिकार हो जाए वो कभी तालीम के लिए वापस नहीं आता क्योंकि उनके पेरेंट्स को। काशिफ साहब, इसी से रिलेटेड एक सवाल आपसे करना चाहूंगा। आपको याद होगा कि कोरोना में बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो तुलबा का हुआ, स्टूडेंट्स का हुआ, जो नई नस्ल थी उनका हुआ। अब हम देख रहे हैं कि सैलाब की जो तबाकारियां हैं अगर इसको इग्नोर किया जाता है तो ये नस्ल जो है किस किस्म कितना बड़ा डैमेज होगा पाकिस्तान के लिए, उन घरों के लिए, उस इलाके के लिए। देखें, इंपॉर्टेंट पता क्या है कि आप इनका कोई एनालिसिस का कोई पैमाना नहीं है। अभी तक ये अंदाजे जो है ये ज्यादातर यूनिसेफ और यूएनओ के लेवल के ऊपर ये किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट का अपना जो डाटा है उसके हवाले से बहुत ज्यादा उसमें भी सुकम दिखाई दे रहा है। अभी जो बच्चों को इस वक्त फौरी तौर पे तालीम के अलावा जो चीजें हैं वो हेल्थ फैसिलिटीज हैं, पानी का इशू है, गंदे पानी की वजह से और सैनिटेशन का इशू जो है उसकी वजह से बच्चे बीमारी का शिकार हो रहे हैं। तो डैमेज तो बहुत बड़ा है। अगर इसकी कैलकुलेशन हम करें 1,60,00,000 वो बच्चा जो है जो कि अगर उसको प्रॉपर उसके पास शेल्टर नहीं है तो इसका मतलब यह है कि उसके पास प्रॉपर खाने पीने का इंतजाम नहीं है, प्रॉपर सैनिटेशन का इंतजाम नहीं है। बीमारियों में वो बहुत सी ऐसी बीमारियों का शिकार हो रहा है जो कि आम हालात में वो फिर आगे मौसम भी एक ऐसा आ रहा है
जो खासा बिटर है, और कुछ इलाकों में तो सर्दी का मौसम इंतहाई खतरनाक है। फिर बारिशें हो रही हैं, बारिशों वाले जो जहाँ पे सिस्टम होता है, जहाँ पे वहां पे तो बिल्कुल आपकी कंट्रोल में नहीं। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, बहुत ही मल्टीपल इसमें ऐसी इश्यूज है जिसको एड्रेस किया जाना चाहिए, और उनमें सर्वोपरि इनमें आपकी हेल्थ और आपकी एजुकेशन है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे हमारे 33 मिलियन जो बहन भाई बाकी बेघर हैं, तो जिनमें से 1,60,00,000 बच्चा जो हमारा मुस्तकबिल है, अगर इसको आज ना कैटर किया, यानी कि वो 2.5 करोड़ आउट ऑफ स्कूल और 1,60,00,000 यानी कि 4 करोड़ बच्चा और जिस मुल्क में आउट ऑफ स्कूल हो, उसके हुक्मरानों को नींद कैसे आती है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा काशिफ मिर्जा साहब, जाहिर है कि ये इस काम के लिए बहुत पैसा चाहिए और पाकिस्तान सरमाए के लिहाज से बहुत कमी का शिकार हुआ हुआ है। इंटरनेशनल डोनर जो हैं वो आए नहीं। इस हवाले से ये जो अभी हाल ही में कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी गए और मौसमियाती तगय्युरात जो हैं उनके हवाले से एग्रीमेंट वगैरह भी साइन हुए हैं, इसके बाद क्या पाकिस्तान तवक्को कर सकता है कि कोई फंडिंग होगी जिसकी बुनियाद के ऊपर इन बच्चों को भी मदद की जा सके? देखिए जी, ये जो है COP27 जो कॉन्फ्रेंस हुई है, ये पहले भी कई सालों से होती चली आ रही है, और ये जो अलामिया जो जारी होता है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अकाउंट से फौरी अमाउंट ट्रांसफर हो रही है। हमारे पाकिस्तान के मुताबिक तो हमें लगभग $30 बिलियन चाहिए, लेकिन जो COP27 है उसमें सबसे बड़ा जो है यूरोपियन यूनियन और अमेरिका जो है वो इसको अपोज कर रहे हैं। आज तो कहीं ना कहीं वो इसे एग्री जरूर करते हैं, लेकिन जब तक फंडिंग का जो सवाल है, इसके लिए किसी भी एक मुल्क को अपने पैरों पे खुद खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप उसका इंतजार कर रहे हैं, तो अगर आज भी हम ये मान लें कि उसके फैसलों पे अमल दरामद होगा, अगर होगा भी तो आपको मजीद 4 से 5 साल चाहिए उस फंडिंग के लिए, उसका पैरामीटर डिजाइन करने के लिए, वो बहुत देर हो चुकी होगी। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपकी किसी इशू को हल करने के लिए, एड्रेस करने के लिए विल कैसी है। अगर गवर्नमेंट की विल और हमारे अदारों की, क्योंकि देखिए सिंध इसमें गवर्नमेंट है, इसमें बलूचिस्तान गवर्नमेंट है, केपी गवर्नमेंट है, अगर किसी भी लेवल पे आपको विल दिखाई दे तो विल के ऊपर इंप्लीमेंट करना आसान है। आपने वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, आपने लोगों को आगे लाने के लिए आसानियां देनी है, आपने मैकेनिज्म बनाना है। जैसे हमारे एनडीएमए है, एनडीएम को ये चाहिए कि वो रिसोर्सेज को पूल करे और उसकी रिक्वायरमेंट्स को देखे और कोऑर्डिनेशन करे। बहुत से आपको पाकिस्तान के अंदर ऐसे वॉलंटियर्स मिल रहे हैं, और हमेशा आपने देखा, चाहे वो ज़लज़ला 2005 का, 2010 का, सैलाब का, हमारे लोगों ने बहुत ज्यादा बेहतर तौर पे अपने बहन भाइयों की हेल्प की, और हम अब भी करना चाहते हैं। अच्छा काशिफ, ये बताइएगा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मुखय्यर हज़रात जो हैं वो हमेशा बढ़ चढ़ कर आगे आते हैं, वो ज़लज़ला हो, सैलाब हो या कोई भी सूरत हाल हो, और पाकिस्तान में बड़ी तादाद हुकूमत से कंपैरेटिवली मुखय्यर हज़रात की ज़्यादा है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन आप जो गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, ये बहुत सारे मज़ीद ऐसे डिपार्टमेंट्स जहाँ पर ये इंप्लीमेंट हो रहा है। टूरिज्म अगर हम देखें तो बहुत सारी स्पेसेस ऐसी हैं जो कि बेसिकली गवर्नमेंट की है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन वहाँ पर की हुई है, दे अर्निंग बोथ, लाइक वो तो एक एक्सपेंडिचर्स इस तरह से लगाए गए हैं कि उससे हमें आमदनी भी आ रही है, और जो महकमा जाता है वो अपने अखराजात भी पूरे कर रहा है। आपके पास प्लान क्या है? तखमीने की बात आपसे हरमीत ने की और अब्दुल रऊफ साहब ने भी इस टेक्निकल सवाल किए हैं, लेकिन अगर प्लान देखा जाए, जो आपने प्रपोजल दिया है वो किस तरह का है, किस नौयत का है? मतलब उसमें आप प्राइवेट और गवर्नमेंट पार्टनरशिप की ही बात कर रहे हैं, किस तरह से इसे आगे लेके चलेंगे? देखिए, जो हमने तो रिकमेंडेशंस फॉरवर्ड की हैं गवर्नमेंट को, हमने तो फेडरल को भी की है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी की है, और उसमें हमने सबसे बड़ी कैटेगोरिकली ये बात की है कि आप हमें जो है रिसोर्सेज, आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का दुनिया भर के अंदर बड़ा जबरदस्त एक आइडिया, पाकिस्तान में भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही, कहीं कामयाब है, कहीं नहीं कामयाब, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप रिसोर्सेज में आपको लगता है कि गवर्नमेंट के उतने रिसोर्सेज नहीं है, तो गवर्नमेंट एनवायरनमेंट दे सकती है, फैसिलिटेट कर सकती है, उन लोगों को कर सकती है जो करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन वॉलंटियर्स देना चाहती है, हम टीचर्स देना चाहते हैं, हम बहुत सी ऐसी जगह है जहां हमारे पास स्पेस भी है, हम वो भी देना चाहते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि गवर्नमेंट को उसके अंदर अपना जो है वो सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी, आपको रेड टेप से बचना पड़ेगा, आपको फौरी तौर पे प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर हमारी प्रायोरिटी बच्चे हैं, हमारी प्रायोरिटी उनकी सेहत है, हमारी प्रायोरिटी उनकी एजुकेशन है, तो फिर तो ये एलोकेशन बड़ी आसानी से की जा सकती है। पर प्रॉब्लम ये है कि हमें जो आफ्टर 18 अमेंडमेंट हमें कोऑर्डिनेशन दिखाई नहीं देता है बिटवीन द प्रोविंसेस एंड फेडरल सेक्टर, और फिर विद इन द इंटर प्रोविंशियल लेवल। तो बहुत सी ऐसी चीजें, जैसे कि आपके बॉर्डर एरिया के ऊपर जहाँ पे पंजाब टच कर रहा है, आपको सिंध को करता है या बलूचिस्तान को करता है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन हम बेहतर कर सकते थे। तो इस वक्त एक बात मैं आपको बताऊं, जो लोग काम कर रहे हैं उनके रिसोर्सेज अपने तौर पे कर रहे हैं, उनको पूल करें
और ये देखिए जी नीट कहाँ पे है, बहुत से ऐसे जहाँ आज भी हम नहीं पहुंच पा रहे, खासतौर पे बलूचिस्तान का एरिया है, कुछ सिंध का ऐसा एरिया है जहाँ पे हम पहुंच ही नहीं पा रहे। तो उस तक हमारी रहनुमाई हो। आपके पास जो ये प्राइम मिनिस्टर ने एक वेबसाइट डिजाइन की थी, उस पोर्टल के ऊपर हर चीज अपडेटेड हो, अपनी उसमें बहुत सी चीजें जो लैक कर रही हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन अगर हो जाए आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, ये फरमाइए कि कोऑर्डिनेशन की कमी है, उसके साथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं जो बहुत बड़े बड़े अब वो अनाउंस कर दिए जाते हैं कि अभी लाहौर की सूरत हाल ही हम देख रहे हैं कि जनाब एक फ़्लाईओवर बनेगा जो मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग से लेके और पता नहीं कहाँ तक जाएगा, फिर इसी तरह से अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन बनेगी। आपके ख्याल में इस वक्त ज़रूरत ये नहीं है कि इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम रोका जाए, जो सड़कें हैं उनको थोड़ा बहुत ठीक करके वही काम चलाया जाए, लेकिन ये प्रायोरिटी है मुस्तकबिल जो बच्चों का है इनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाए? देखिए जी राहुल भाई, ये जो आप बात कर रहे हैं मैं इससे 100% एग्री करता हूँ, क्योंकि देखिए इसमें कोई शक नहीं है, हम इस मुल्क को सड़कें भी चाहिए, शाहराहें भी चाहिए, पुल भी चाहिए, डैम भी चाहिए, बहुत कुछ हमें चाहिए, लेकिन सबसे पहले तो हमें अपनी नस्ल को बचाना है। तो हमारी प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी अगर हमारी है कि अपनी हमारे हम नस्लें, हमारे बच्चे, हमारे जो अफराद हैं, अगर हमने ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी नस्लों पे, अपने बच्चों पे, तो फिर वो प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट है। वो उसके लिए फिर बात फिर वही आती है कि आपके पास बच्चे अगर 4 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल होंगे तो कोई जवाब नहीं बनता अंडरपास बनाने का, फ्लाईओवर बनाने का कोई जवाब नहीं बनता, क्योंकि आज भी बहुत से आपके ट्रैफिक के जो इश्यूज हैं उसको बेहतर तौर पे आप ट्रैफिक सेंसेस डेवलप करके और उसकी इम्प्लीमेंटेशन बेहतर करके आप इन चीजों को हल कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बच्चे को आप स्कूल में लेके नहीं आएंगे, वो चाइल्ड लेबर का शिकार होगा, वो क्राइम रेट का इजाफे का बायस बनेगा, वो इनसिक्योर होगा। वो आपने ये भी देखा हमारे बहुत से बच्चे जो हैं इस माशरे के अंदर बदनसीबी है कि वो बहुत से सेक्स अब्यूज का भी शिकार हो रहे हैं। लिहाजा हमें फौरी तौर पे जरूरी है कि हम प्रायोरिटी सेट करें, बच्चों को तवज्जो दें उनकी हेल्थ पे और उनकी तालीम पे। यही एक काबिल कौम और जिम्मेदार कौम का फर्ज है। ठीक है काशी सर, थैंक यू सर। वैसे आइडिया अच्छा है पब्लिक पार्टनरशिप का, पब्लिक जो आपकी प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, इससे बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं और इस ऑफर को यकीनन कंसीडर और ये कि इनके ऊपर तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं तो सख्त खिलाफ हूँ ये जो होता है कि जनाब अभी आ रहा है कि लाहौर में अंडरग्राउंड ट्रेन चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें बच्चे चाहिए, उनका मुस्तकबिल चाहिए, तालीम चाहिए, तालीम। एक ब्रेक लेनी है, क्विक ब्रेक लेके वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।